दोस्तों, आपने फिल्मों में कहानियों में गैंगस्टर्स के बारे में तो सुना ही और देखा भी होगा और जरूर उन्हें देखकर आपको लगा होगा कि वाह, ये कितने दबंग लोग हैं, मगर अंत में है तो काल्पनिक ही। लेकिन रुकिए, अब आपकी ये परेशानी भी हम दूर कर देते हैं, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको भारत के वो गैंगस्टर्स जो फिल्मों में दिखाए जाने वाले विलन से भी ज्यादा दबंग थे। जी हाँ, और जिनके जीने का तरीका कुछ ऐसा था कि अंग्रेजी सरकार भी इनसे हार मान गई। तो अगर आप अपने भारत के गैंगस्टर्स का इतिहास जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रंगा और बिल्ला, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये 1980 के दशक के भारत के सबसे दरिंदे गैंगस्टर्स में से आते हैं। आपको बता दें कि रंगा और बिल्ला ने 1978 में 2 बच्चों की नृशंस कर दी थी। यह कांड देश ही नहीं विदेश में भी खासा चर्चित हुआ था। यह दौर ऐसा ही था जबकि बच्चों करने के मामले में कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि अब देश में कई रंगा और बिल्ला पैदा हो गए हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला ने जो घिनौने और दर्दनाक कांड किए हैं वो आज भी लोगों को दहला देते हैं। रंगा और बिल्ला ने एक सेना के अधिकारी के बच्चों को अगवा कर लिया था और उस बच्चे के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया यानी और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया था। इनका असली नाम कुलजीत सिंह उर्फ रंगा, जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला था। इन्होंने 29 अगस्त 1978 को संजय और गीता चोपड़ा का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। 3 दिन बाद दोनों भाई बहनों के शव बरामद किए गए। रंगा बिल्ला को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था और 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 1982 में उन्हें फांसी दे दी गई। दोनों बच्चों के नाम पर बाद में वीरता पुरस्कार शुरू किया गया जो हर साल दिया जाता है। भूपत सिंह चौहान, दोस्तों ठाकुर जाति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दबंग, निडर और अपनी इज्जत के लिए जान तक न्यौछावर करने वाले ऐसे ही कुछ भूपत सिंह चौहान थे। इनके कहर से जहां राज्य रजवाड़े और अंग्रेज कांपा करते थे, वहीं गरीबों के दिल में उसके लिए सर्वोच्च स्थान था। आपको बता दें रियल लाइफ के ये रॉबिन हुड थे, रॉबिन हुड चौहान। जी हाँ, और इसी वजह से इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। और इनकी जिंदगी का एक रिकॉर्ड और भी है कि इन्हें आज तक पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाई। सोचिए, इतनी बड़ी पुलिस की सेना और अकेला आदमी जो पूरे भारत में कहर मचा रहा है, मगर अकेला किसी के हाथ नहीं आ रहा है। वो शख्स कितना दबंग और दिमाग से तेज होगा। गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाले भूपत सिंह को अंतिम समय तक ना तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी और ना ही ब्रितानी फौज, और अंत में आके कई अंग्रेजों को मौत की नींद सुला देने वाले भूपत सिंह के बिना ही अंग्रेजों के वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। अंग्रेज शासन के अंत के बाद इधर भारत सरकार भी भूपत को कभी पकड़ नहीं सकी। तो ये इकलौते ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिन्हें पूरी 2 सरकारें तक नहीं पकड़ पाई। और 1947 की आजादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान भूपत और उनके साथियों ने अपने दम पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू बचाई थी। भूपत सिंह ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आजाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो गई थी। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान जा पहुंचा। कुछ समय बाद उसने वापस भारत आने का इरादा किया, लेकिन भारत पाक पर मचे घमासान के चलते उसके लिए यह मुमकिन नहीं हो पाया और पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में उनकी मौत हो गई। अब आप ही बताइए, क्या कोई फिल्म का राइटर ऐसी कहानी लिख सकेगा जैसी भूपत जी चुके हैं? चलिए अगले गैंगस्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठग बहराम, इस लिस्ट में अब नाम आता है ठग बहराम का। ये वो शख्स हैं जिनके कारण अंग्रेज सरकार को ठग विरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जी हाँ, सन 1970 से 1840 तक बहराम ने 931 हत्याएं की और इसकी हत्या करने का तरीका भी बेहद अलग था। ये किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि वो अपने शिकार की हत्या उनका गला दबाकर किया करता था। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सन 1790 और 1840 के बीच महाठग बहराम ने 931 सीरियल किलिंग की, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मगर जैसे हर बुराई का अंत होता है, बहराम भी 1840 में पुलिस के हाथों पकड़ा गया और उस समय अंग्रेज सरकार ने सजाए मौत दे दी। और इसी शख्स की वजह से अंग्रेजों को पता चला कि भारतीयों की अगर सनक जाए तो उनसे बचना नामुमकिन हो जाता है। चार्ल्स शोभराज, दोस्तों चार्ल्स शोभराज को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे शातिर और खतरनाक सीरियल किलर्स चार्ल्स शोभराज को बिकिनी किलर भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1972 से 1976 के बीच उसने 24 लोगों की हत्या की थी। उसकी चर्चा से भी की जाती है कि उसने दुनिया भर की पुलिस को खूब चकमा दिया। देश बदल कर वह कई देशों का दौरा करता था। हर बार पुलिस के हाथों से बच निकलने के कारण चार्ल्स शोभराज को सरपेंट यानी कि सांप के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि वह 1976 से 1997 के बीच भारतीय जेल में भी रहा। इसके बाद उसे फ्रांस में भी बंदी बनाया गया और वो यही नहीं रुका। साल 2010 में वह भागकर नेपाल आ गया, जहां कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मगर अब चार्ल्स का भागने का मन नहीं है, इसलिए फिलहाल वह नेपाली जेल में आराम से रह रहा है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चार्ल्स के पिता एक भारतीय ही थे। दोस्तों, भारतीय पिता की संतान चार्ल्स शोभराज का असली नाम हतचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज है। इसी वजह से यह एक भारतीय गैंगस्टर माना जाता है। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया में लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स शोभराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी
जारी है और भारत से अपराध करने की सारी टेक्निक सीखने के बाद वो पेरिस चला गया और वहाँ वो ठग नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी बनकर निकला। जी हाँ, वहाँ उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह हुआ। इसके बाद चार्ल्स ने पारसी लड़की चंतल से लव मैरिज कर ली और बात यहीं तक नहीं रुकी। इन दोनों ने मिलकर बंटी और बबली की तरह काम किया और सबको ठगा। चंतल से चार्ल्स को एक बेटी भी हुई और इसके बाद चार्ल्स को एक बार फिर से प्यार हुआ। इस बार लड़की का नाम मैरी एंड्री था, जिसके साथ मिलकर चार्ल्स ने कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया और यहाँ से वो बिकनी किलर के नाम से फेमस हो गया। इसके बाद उसने पूरी दुनिया में अपने कारनामे मशहूर किए, कई ठगी की और कई जेल्स तोड़कर फरार भी हो गया और ना जाने क्या क्या। मगर अंत में आगे जब वो गैर कानूनी तरीके से नेपाल में घुसा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कई मुकदमे चलाए गए। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोभराज को आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेपाली सर्वोच्च न्यायालय ने भी 30 जुलाई 2010 को उसकी इस सजा को बरकरार रखा है। मगर यहाँ भी ये मजे काट रहा है क्योंकि साल 2008 में नेपाल में सजा काटने के दौरान चार्ल्स शोभराज ने अपने से बहुत छोटी आयु के नेपाली लड़की निहिता विश्वास के साथ जेल में ही शादी कर ली। हालांकि नेपाल जेल प्रशासन लगातार इस बात से इनकार करता रहा, मगर हम आपको बता रहे हैं कि यह बिल्कुल सच है। आपको बता दें कि चार्ल्स के जीवन पर अब तक 4 किताबें लिखी गई हैं और 3 डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। मिस्टर नटवरलाल, दोस्तों इसको हम ठगी का पर्यायवाची नाम कहेंगे, मिस्टर नटवरलाल। जी हाँ, नटवरलाल को कोई भी उनके असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नहीं जानता। चालाकी और ठगी को इन्होंने कला बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। ये इतना फेमस हुआ कि उस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई और फिल्म बनी मिस्टर नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। 2 और 5, हेरा फेरी और हाल ही में बनी फिल्म राजा नटवरलाल जैसी फिल्में भी उनके जीवन से इंस्पायर हैं। देश के सारे ठग नटवरलाल के नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं और अपनी ठगी के धंधे में घुसने से पहले नटवरलाल के पैर छूकर निकलते हैं। नटवरलाल की प्रसिद्धि इसलिए भी हुई दोस्तों क्योंकि उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन जैसी चीजों को ही बेच डाला था। सोचिए, या तो वो इंसान मूर्ख होगा जिसने ये सब खरीदने की सोची, या नटवरलाल कितने तेज दिमाग का शख्स होगा जिसने ये सब बेच ही डाला। आपको बता दें कि खुद नटवरलाल ने एक बार भरी अदालत में कहा था कि सर, अपनी बात करने की स्टाइल ही कुछ ऐसी है कि अगर 10 मिनट आप बात करने दो तो आप वही फैसला देंगे जो मैं कहूंगा। नटवरलाल बिहार के सिवान जिले के जिरादेई गांव से आता है। नटवरलाल ने बहुत सी ठगी घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को सालों तक परेशान रखा। मिस्टर नटवरलाल पर 52 से अधिक मामले दर्ज थे। दुनिया का बेहद शातिर चालाक नटवरलाल हमेशा बहुत नाटकीय तरीके से अपराध करता था और जिस नाटकीय तरीके से अपराध करता था उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से पकड़ा जाता था और उसी नाटकीय तरीके से वह फरार होने में भी कामयाब हो जाता था। और ये तीनों घटनाएं इस तरह लाइन से होती थी कि लगता था कि उसने पहले से ही इन सब की स्क्रिप्ट लिख रखी है। दोस्तों, आपको इसकी जिंदगी का एक रोमांचक किस्सा सुनाते हैं। बात है तब की जब नटवरलाल लगभग 75 साल का था। उसको दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर के एक मामले में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान और हवलदार उसे लेने आए थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल में उन्हें बैठना था। स्टेशन पर खासी भीड़ थी, पहरेदार मौजूद थे और नटवरलाल बेंच पर बैठा हाफ रहा था। उसने सिपाही से कहा कि बेटा बाहर से दवाई ला दो, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब रिश्तेदार मिलने आएंगे तो मैं दे दूंगा। अब बेचारे सिपाही को क्या मालूम था कि परिवार और रिश्तेदार उसे लाइक नहीं करते थे। पत्नी की बहुत पहले ही मौत हो गई थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी। सिपाही दवाई लेने गया और आखिर 2 पहरेदार मौजूद थे। इनमें से एक को नटवरलाल ने पानी लाने के लिए भेज दिया। बचा अकेला हवलदार। तो उससे नटवर ने कहा कि भैया तुम वर्दी में हो और मुझे जोर से पेशाब लगी है, तुम रस्सी पकड़े रहोगे तो मुझे जल्दी अंदर जाने देंगे क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है। उस भीड़ भाड़ में नटवरलाल ने कब हाथ से रस्सी निकाली, कब भीड़ में शामिल हुआ और कब गायब हो गया, यह किसी को पता नहीं चला। तीनों पुलिस वाले भौचक के रह गए और इस तरह 75 साल का आदमी फिर से भाग गया। कहते हैं दोस्तों, नटवरलाल 60वीं बार फरार हुआ था। नटवरलाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूं। उसने कहा कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद नटवरलाल का नाम 2004 में तब सामने आया जब उसने अपनी वसीयतनुमा फाइल एक वकील को सौंपी। बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती हुआ और इसके बाद वह एक दिन अस्पताल छोड़कर भी चला गया। डॉक्टरों को कहना था कि जिस हालत में वह था उसमें उसके 3 से 4 दिन से ज्यादा बचने की गुंजाइश नहीं थी। उसे ठगी के जिन मामलों में सजा हो चुकी थी वह अगर पूरी काटता तो 117 साल की थी और 30 मामलों में तो सजा हो ही नहीं पाई थी। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 गैंगस्टर्स जिन्होंने एक समय पर अपना वर्चस्व पूरे भारत क्या दुनिया में भी लहरा दिया था और आज भी इनका नाम मशहूर है। इसी के साथ हम चलते हैं। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी जरूर करिए। मिस्टर नटवर